फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इन मोशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम तो ये देख रहे हो कि वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को आ रहा है कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इट मीन्स तुम्हारा कंडक्टर अगर करंट कैरिंग होगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? ऑर्स्टेड साहब। और बाद में इसी मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को बायो और सेबार्ट वैज्ञानिक एक फार्मूला दिए, उसके मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करते हैं। इस तरह की कहानी है। तो हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तब तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, हम लोग कैलकुलेट तो मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहे हैं, लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट के कारण नहीं, यहाँ पर कह रहा आपको एक चार्ज के कारण निकालना है, और जो चार्ज मोशन में है, इट मीन्स मूव कर रहा है। अब तुम्हारे पास ये बातें कंसेप्ट पहले क्लियर होनी चाहिए कि चार्ज अगर मूव करेगा तो निश्चित रूप से मूविंग चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट की स्थिति को बनाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो निश्चित रूप से इससे तो हम लोग को कंसेप्ट मिल रहा है ना कि अगर तुम्हारा चार्ज फ्लो करेगा, मोशन में होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का स्थिति आएगी, और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो निश्चित रूप से तब क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। पहले हेडिंग को समझो अच्छी तरह से, पहले हेडिंग का अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेडिंग वी कैन ड्रॉ फिगर। हम लोग डायग्राम को खींच सकते हैं, हम लोग फिगर बना सकते हैं, और जब डायग्राम खींचेंगे तो अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं बनावट, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और तब जा करके हम लोग ड्राइव करके फार्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हम लोग को ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हम लोग मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का सिचुएशन होगा, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग ड्राइव करते, कैसे ड्राइव होगा यह? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम लोग प्लेन ले लेते हैं। सपोज दैट यह हम लोगों को एक पेपर का प्लेन है, और इस पेपर के प्लेन में सपोज दैट यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट ए है, और इस ए पॉइंट पर हम लोगों को एक चार्ज है, कौन सा? प्लस क्यू। और यह प्लस क्यू चार्ज का जो वेलोसिटी वेग है वो कितना हो गया? भी हम लोगों को, इट मीन्स यह भी वेग से मूव कर रहा है। अब इस चार्ज के कारण सपोज दैट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के प्लेन पर लंबवत है, इट मीन्स यह हो गया तुम्हारा B। हम लोग जिस दूरी ए से प्लस क्यू चार्ज से, मूविंग चार्ज से कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड? तो हम लोग पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और मान लेते हैं यह डिस्टेंस हम लोग को कितना है? तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को बायो-सावर्ट लॉ का ही प्रयोग करना होगा। तो बायो-सावर्ट लॉ का प्रयोग करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, यह इसके साथ हम लोग मान लेते हैं कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो हम लोग आप देखो, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू हेडिंग हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए सिस्टम को, जिस पर हम लोग को कह रहा है एक चार्ज, तो वह चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू। अब वो अब मूव कर रहा है, इट मीन्स कितना वेग से मूव कर रहा है? भी से। हम लोग इस चार्ज से कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड है? आर दूरी पर, और उसके बाद आर दूरी पर इट मीन्स पी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग आप पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं चित्र में, यहाँ पर ध्यान दो, चित्र हम लोग को किस पॉइंट पर? पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर हम लोगों को क्या हो गया? पॉइंट ए पर आवेश या चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हम लोगों को भी वेग से गति में, भी वेग से गति में इस चार्ज के, आवेश के या चार्ज से हम लोग कितनी दूरी पर? आर दूरी पर स्थित पॉइंट कौन सा हो गया? स्थित पॉइंट पी पर
हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। चार्ज से r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के कारण ज्ञात करनी। एकदम हम लोग को क्लियर है बात, एकदम ध्यान से देखो कि जो हेडिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग चित्र दिए, चित्र के कारण से हम लोग इंट्रोडक्शन किए कि हम लोग को पॉइंट ए पर जो v वेग से गतिशील है, इस चार्ज के कारण r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना। क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, अब अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं, अगर पार्टिकल मूव करेगा तो निश्चित रूप से जब मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट की स्थिति बनेगी, और इलेक्ट्रिक करंट की स्थिति बनेगी तो कुछ न कुछ डिस्टेंस तो तय करेगा, क्योंकि स्थिर आवेश तो है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि Q चार्ज डेल टी समय में, मतलब एक छोटे समय पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो छोटा समय कौन सा हो गया, डेल टी। तो अब कुछ समय होगा तो निश्चित रूप से कुछ दूरी तय करेगा ये, तो हम लोग प्लस Q चार्ज प्लस डेल टी समय में मानते हैं डेल एल दूरी तय करती है। तो मान लीजिए अगर दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर हो जाता है क्या, चाल गुना सम। इट मीन्स हम लोगों को यह भी गुना कितना हो गया, डेल टी। दूरी बराबर चाल गुना सम, जानते हैं ना सबको फार्मूला। तो ये हम लोगों को इतना, अब देख लो ध्यान। तो हम लोग मूविंग चार्ज जो देख रहे हैं, हम लोगों को कितना डिस्टेंस तय किया, एक हम लोग कह सकते हैं स्मॉल टाइम में, डेल टी में कितना, डेल एल। अब डेल एल जब तक मूव नहीं करेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं थी। इस डेल एल को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक जिस स्मॉल एलिमेंट में धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको बायो सावर्ट लॉ में हम लोग कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट का मान आ गया हम लोग को कौन सा, डेल एल। अब निश्चित रूप से अगर यह मूव किया है, कुछ डिस्टेंस तय किया, तो इस स्थिति में विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर यदि प्लस Q चार्ज के कारण प्रवाहित धारा की हम लोग बात करते हैं, प्रवाहित धारा। तो ये प्रवाहित धारा हम लोग मान लेते हैं आई बराबर, तो सब कोई जानते हैं Q बटे कितना हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर ध्यान दो, तो हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों को धारा अवयव है वो डेल एल हो गया, और जितनी धारा फ्लो कर रही है वो मान हम लोग को कितना, आई। तो हम लोग देखो, हम लोग क्या टारगेट लिए थे, हम लोग टारगेट तो यही ना लिए थे कि हम लोगों को पहले मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग विद्युत धारा के कारण बढ़े हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं अब जो हम लोग को मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक करंट की स्थिति बना ली है। तो इसमें निश्चित रूप से अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को किस पर ज्ञात करेंगे, P पर ज्ञात करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग अगर इसको ज्ञात करते हैं तो फिर बायो सेवर्ट लॉ को हम लोग B पर मैग्नेटिक फील्ड कितना माने, B। तो B बराबर हम लोग को है μ0 बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे कितना हो गया, r²। अब देखो यहाँ पर, अब तुमको यहाँ दोनों मान मालूम है, आई भी और डेल एल भी, दोनों का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर जो B बराबर हम लोग कह सकते हैं, B बराबर μ0 बटे 4 पाई, और आई का वैल्यू देख लो कितना है, Q बाई डेल टी। तो यह हम लोगों को हो गया Q बाई डेल टी यह, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर फिर डेल एल है, तो डेल एल का देखो क्या हो गया, V इंटू डेल टी। तो हम लोग यहाँ पर V इंटू डेल टी यह हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा, और बाय हम लोगों को हो गया, इधर हम लोग कह सकते हैं ये हम लोग को बाय हो गया कितना, r²। अब यहाँ पर तो तुमको कंसेप्ट क्लियर मिल रहा है कि ये दोनों डेल टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को B बराबर आ गया, यहाँ पर B बराबर μ0 बटे 4 पाई, और यहाँ Q और V सिर्फ दो ही टर्म बचा, तो Q भी साइन थीटा बटे कितना हो गया, r²। यह B बराबर हम लोगों को हो गया। ठीक है, अब इतना बातें यहाँ पर तुमको ये भी लिख देना है कि हम लोगों को जो चार्ज पार्टिकल है पॉइंट ए पर प्लस Q चार्ज v वेग से गति में है, और चार्ज से r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। और यह हम लोगों को कहाँ पर, चार्ज प्लस Q चार्ज हम लोग कह सकते हैं किस में, पेपर के प्लेन में, क्योंकि प्लेन बताना जरूरी है, क्योंकि प्लेन से ही हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात किया ना।
तो हम लोग प्लस क्यू चार्ज या पेपर के प्लेन में हम लोग कह सकते हैं में है या पेपर के प्लेन में गतिशील है। ये हम लोग को यहाँ मुख्य पॉइंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का मान तो हम लोग ज्ञात कर ले, हम लोग को डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए वैसे तो हम लोग वेक्टर से पहले ही क्लियर कर चुके हैं। वेक्टर से हम लोग बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग वहाँ पर कंसीडर किए थे और उसको एक्सप्लेन किए थे कि डायरेक्शन कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन उसी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम भी है जिससे हम लोग सीधे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या वेक्टर बी, तो इसके लिए नियम है सबसे पहला तुमको इसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये हो गया सबसे पहला। पाम मतलब क्या होता है? हथेली। इसको हम लोग कहते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। इस पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरा हम लोग फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर के बाद फिर होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, ये हो गया। इससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सवेल वैज्ञानिक का नाम, और राइट हैंड मतलब दायां हाथ या दक्षिणावर्त हम लोग कहते हैं, और स्क्रू मतलब क्या होता है? पेंच। इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम, ठीक है ये। और उसके बाद तीसरा हम लोगों को फिर मैक्सवेल के बाद फिर राइट हैंड थंब रूल हो गया, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब मतलब क्या था? अंगूठा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यह हम लोगों को इसमें आ गया। इस तीनों नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कंसीडर कर लो पहला एक नियम। इस तीनों नियम को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बातों को समझने का प्रयास करें कैसे होगा, ठीक है, और उसको उस तरह से एक्सप्रेस एप्लीकेशन करने का प्रयोग करें। एप्लीकेशन हो जाएगा, अपने बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो पहला है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 में अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे कि कंडक्टर के धारा की दिशा में अंगूठा पड़ना चाहिए और ये चारों उंगली उस बिंदु की ओर पड़ना चाहिए जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? पी पर ज्ञात कर रहे हैं ना। तो हम लोग को पी पॉइंट के तरफ ये, और कंडक्टर को अगर मान लो हम लोग ऐसे रखते हैं तो धारा की दिशा में अंगूठा पड़ना चाहिए। जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे वो चारों जो उंगली है जिस स्थिति में वह पी के तरफ पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कंडक्टर पर बाहर की ओर धक्का देने की दिशा, जैसे धक्का देंगे ऊपर की ओर तो कैसे होगा? इस तरह का ना। तो यही धक्का देने की दिशा जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। एक बार फिर से सुन लो, हम कह रहे हैं कि हम लोग अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे, अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा जो है वह धारा की दिशा में और चारों उंगली जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करे उस बिंदु की ओर हो, तो कंडक्टर पर बाहर की ओर धक्का देने की दिशा जो है वह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। इट मीन्स ऊपर की ओर मैग्नेटिक। तो उस आधार पर ही हम लोग यहाँ पर देख लो, यहाँ इस बात को देखो कि धारा की दिशा ऐसे हम लोग रखेंगे, धारा की दिशा, और ये चारों उंगली किधर की ओर? पी की ओर। तो ऊपर की ओर धक्का देने मीन्स इस पेपर के प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। पेपर के प्लेन के लंबवत हम लोग कह सकते हैं किसकी दिशा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। अब देखो सिचुएशन दोनों बनता है, पेपर के प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, जिसका भी हम लोग पीछे डिस्कशन भी किए थे। तो यहाँ पर सबसे मुख्य ये चीज़ है कि कैलकुलेशन तो सब कर लेता है लेकिन डायरेक्शन को सब क्लियर नहीं कर पाता। इसलिए डायरेक्शन का भी उतनी ही महत्ता देना है जितना कि मान, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में हम लोग को मान और दिशा दोनों कंसीडरिंग पॉइंट होता है, दोनों का हम लोग एक प्रकार समझने के लिए वेटेज बराबर होता है, इसलिए दोनों पर हम लोग को कंसीडर करना है। क्योंकि जो डायरेक्शन वाला भाग होता है वो छोटा होता है, तो लोगों को ऐसा समझ लेता है हमने बड़ा कर लिया है तो हमारा काम हो गया, नहीं। तो ये हम लोग इस आधार पर इसको क्या किया। अब इस दोनों को भी हम लोग जो है आगे फिर इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।